भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में कई लड़ाइयां हथियारों से लड़ी गईं, लेकिन एक लड़ाई ऐसी थी जो हिम्मत, सच और अहिंसा से लड़ी गई थी। ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की, भारत में गांधी जी के पहले महान आंदोलन की, जिसने संघर्ष की परिभाषा ही बदल दी। और ये सवाल यही इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, कैसे एक अकेले किसान की आवाज एक ऐसी आंधी बन गई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया। चलिए मिलकर जानते हैं कि ये चिंगारी कैसे सुलगी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चंपारण के किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत को समझना होगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसने उन्हें पीढ़ियों तक कर्ज और लाचारी के जाल में फंसा रखा था। इस पूरी समस्या की जड़ में थी तिनकठिया प्रथा। अब ये था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक जबरदस्ती का सौदा था। एक ऐसा कानून जो किसानों को अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी के खिलाफ अंग्रेज बागान मालिकों के लिए नील उगाने पर मजबूर करता था। तो कितनी जमीन पर? 3/20। मतलब हर 20 हिस्से जमीन में से 3 हिस्से पर नील उगाना ही पड़ेगा। सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे है ना, लेकिन असल में ये किसानों की सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, जिस पर वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अनाज उगा सकते थे। तो जाहिर है किसान इसके खिलाफ थे, लेकिन सिर्फ जबरदस्ती की बात नहीं थी। वजहें बहुत ठोस थीं। पहली बात, नील की खेती जमीन को बंजर बना रही थी। दूसरा, जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई बन गई थी, तो अब नील की उतनी मांग भी नहीं रही। और सबसे बड़ी मार ये थी कि किसानों को इतनी कम कीमत मिलती थी कि उनकी लागत भी नहीं निकलती थी और वो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की कोई किरण फूटती है। और यहां वो किरण थी एक साधारण से किसान की जिद्दी आवाज, जिसने इस स्थानीय लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई बनाने की ठान ली। और उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। 1916 में वो लखनऊ में गांधी जी से मिले और उनसे चंपारण आने की जिद पकड़ ली। शुक्ल ने महीनों तक गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उनकी लगन रंग लाई। अप्रैल 1917 में गांधी चंपारण पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला सत्याग्रह। अब देखिए, जब गांधी जी जैसा बड़ा नाम किसी मुद्दे से जुड़ता है तो वो सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह जाता। चंपारण की लड़ाई की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई उनके इस अहिंसक तरीके के साथ था। गांधी जी अकेले बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ जुड़ गए उस समय के बड़े बड़े नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और कई दूसरे नेता। इनके आने से ये साफ हो गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ चंपारण की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बन चुकी थी। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा नहीं था कि सबने कहा वाह क्या तरीका है। नहीं, दक्षिण भारत के एक बहुत प्रभावशाली किसान नेता थे NG रंगा। उन्हें गांधी जी का ये सत्याग्रह का तरीका बिल्कुल सही नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध भी किया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। जब यह आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसी वक्त पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक साजिश रची जा रही थी। गांधी जी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश। हुआ ये कि एक ब्रिटिश अफसर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए अपने यहां बुलाया। ऊपर से देखने पर तो ये एक अच्छा कदम लग रहा था, जैसे चलो भाई बैठकर मामला सुलझाते हैं। वहां गांधी जी ने खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन दूध का एक गिलास स्वीकार कर लिया। एक बहुत छोटा सा फैसला है ना, पर यही छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बनने वाला था। तो सवाल ये है कि इस मेहमान नवाजी के पीछे इरविन का असली इरादा क्या था? क्या ये वाकई शांति की कोई कोशिश थी या कुछ और? और सच्चाई बेहद चौंकाने वाली थी। इरविन ने अपने रसोइये बतख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने का हुक्म दिया था। अब जरा बतख मियाँ के बारे में सोचिए। एक तरफ अंग्रेज अफसर का हुक्म, दूसरी तरफ अपनी ज़मीर की आवाज़। उन्होंने क्या चुना? अपनी ज़मीर। उन्होंने जहर मिलाने से साफ इनकार कर दिया और इस तरह एक अकेले आम इंसान की हिम्मत ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस जानलेवा साजिश के बाद भी आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सत्याग्रह का अंजाम क्या हुआ और इसने आने वाले कल के लिए क्या विरासत छोड़ी। आंदोलन का दबाव इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्होंने एक ऑफिशियल जांच कमेटी बनाई और सबसे बड़ी जीत ये थी कि गांधी जी को ही उस कमेटी का सदस्य बना दिया गया। वहां गांधी जी ने अपने तर्कों से यह साबित कर दिया कि तिनकठिया सिस्टम कितना ज्यादा अन्यायपूर्ण है।
तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी ये दमनकारी तिनकठिया प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। ये चंपारण के किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जमींदारों ने जो पैसा गैर कानूनी तरीके से वसूला था, उसका 25% उन्हें किसानों को लौटाना पड़ा। अब लग सकता है कि 100% क्यों नहीं, लेकिन ये 25% भी एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि संगठित और अहिंसक लड़ाई से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। चंपारण की इस जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और इसी दौरान एक बहुत ही खूबसूरत घटना हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जीत से प्रभावित होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने भी बदले में उन्हें गुरुदेव कहकर सम्मानित किया। ये दो महापुरुषों के बीच आपसी सम्मान का एक अनमोल पल था। और इसीलिए इतिहास में चंपारण सत्याग्रह को हमेशा भारत में गांधी जी के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तौर पर याद किया जाता है। ये एक सफल प्रयोग था जिसने आज़ादी की आगे की लड़ाई के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया था। तो साफ है, चंपारण सिर्फ एक जगह की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोच थी, एक तरीका था, आज़ादी की लड़ाई का एक नया ब्लूप्रिंट। और यहीं ये सवाल उठता है कि अहिंसक प्रतिरोध के इस ब्लूप्रिंट ने आखिरकार भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया।